हेलो दोस्तों, एक मेरूल कोट में योग नरसिंहा मंदिर से कुछ ही दूरी पर चील घूमते हुए नजर आए। इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां जमीन पर कोई जानवर या इंसानी शव पड़ा हुआ है। इसलिए अब जल्द ही सभी लोग उस जगह पर भाग जाते हैं और पहुंच जाने पर अजीब सी स्मेल पूरे वातावरण में फैली हुई थी। काफ़ी सारी मक्खियाँ वहाँ भिनभिना रही थी और पर्टिकुलर जगहों पे घेर कर भिनभिना रहे थे और मक्खियों को देखकर नज़र आ रहा था कि वहाँ हो सकता है कि किसी का शव दफनाया हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ही वहाँ ज़मीन से कुछ न कुछ तो ज़रूर दफनाया गया है। अब यही देखने के लिए सभी लोग जल्दी से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ा सा ही ज़मीन को खोदा जाता है तो वहीं पर एक दुपट्टा अभी नज़र आता है और उसी भीड़ में एक खड़ा हुआ लोकेश नाम का एक व्यक्ति उस दुपट्टे को देखकर फुट कर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़मीन में दफना हुआ और कोई नहीं बल्कि लोकेश की पत्नी दीपिका थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक अध्यापिका एक टीचर को कोई क्यों और किस लिए मार सकता है। दीपिका एक टीचर थी कि उसके हस्बैंड ने या किसी और ने उसे मारा है। अब सवाल उठता है कि क्या उसके हस्बैंड ने ही मारा है या कोई और मारा है। इसका जवाब दीपिका की पूरी कहानी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का आपके चैनल RS ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी, जिसने पूरे देश दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन उसने पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मंडला हाली गांव में यह रह रही एक 28 साल की लड़की दीपिका से, जो कि वो शादीशुदा होने के साथ साथ ही उसका एक 8 साल का बच्चा भी था। दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ ही की वजह से ही सभी लोग उसकी वीडियो को देखना पसंद करते थे। दीपिका के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया कि दीपिका एक टीचर थी और इसी वजह से वह मनक हाली से मंडला जाना उसे पड़ता था, जिसकी दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर थी। इसलिए उसे सुबह स्कूल के लिए जल्दी निकलना पड़ता था। घर से वह स्कूल के लिए बस स्टैंड जाती थी और बस स्टैंड के पास से ही वह एक पार्किंग एरिया में अपने स्कूटी को पार्क करने के बाद बस से ही आगे का सफ़र तय किया करती थी। यानी कि वह बस से ही स्कूल जाया करती थी और यही उसका डेली रूटीन था। रोज़ ऐसे ही आती जाती थी। यह ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो एक दिन दीपिका की बस मिस हो गई और इसलिए वह स्कूटी से स्कूल जाने का फैसला करती है और वह स्कूटी से ही स्कूल चली ही जाती है। और ठीक दोपहर 1:30 बजे के आसपास उसके पति लोकेश ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, बंद आ रहा था। अब भी कुछ और समय बीत जाता है और स्कूल से छुट्टी हो जाती है और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी दीपिका अपने घर नहीं लौटती है। और इसलिए लोकेश परेशान होकर अपने जानने वाले सभी मित्रों और स्टाफों को कॉल कर पूछता है कि क्या दीपिका वहां से निकली है या फिर नहीं। लेकिन स्टाफ के सभी लोगों ने यही कहा कि आज तो 12 बजे ही दीपिका स्कूल से जा चुकी थी। यह सुनकर लोकेश के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अब उसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया। लेकिन किसी भी रिलेटिव ने यह नहीं कहा कि दीपिका उसके घर पर आई या फिर दीपिका ने उसकी बात हुई है, और वह लोकेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दीपिका लोकेश को बिना बताए कहीं चली जाए। इसलिए लोकेश ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना मुनासिब समझा। यह तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर दीपिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। हालांकि पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है और उसी समय शाम को दीपिका की स्कूटी मेलू कोट में योग नरसिंहा मंदिर के आसपास में दिखाई दी जाती है। लेकिन काफ़ी छानबीन करने के बाद पुलिस वाले को
दीपिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और ऐसे ही आगे के 2 दिन भी बीत जाते हैं। लोकेश को अब ऐसा लगने लगा था कि पुलिस वाले इस केस को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। नहीं तो स्कूटी मिलने के बाद भी भला दीपिका को कोई वह कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिसके बाद लोकेश और कुछ लोग मिलकर कि जहाँ पर स्कूटी मिली थी वहीं के आसपास एरिया में कुछ सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वह दीपिका तक पहुंच जाए। कि अभी उन्होंने देखा कि आसपास में काफ़ी सारी चील घूमती हुई नज़र आ रही थी। और जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि जैसे ही ज़मीन को खोदना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले एक कपड़ा दिखाई दिया जाता है और उस कपड़े को देखते ही लोकेश फूट कर रोने लग जाता है, क्योंकि वह यही कपड़ा था जो दीपिका ने आखिरी वक्त पर पहना हुआ था और वह घर से स्कूल के लिए निकल पड़ी थी। पूरी खुदाई करने के बाद एक शॉर्ट निकला, पर उसकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल था। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका चेहरा पहचानने लायक छोड़ा ही नहीं था। लेकिन लोकेश ने उसे पहचान लिया कि वह उसकी दीपिका ही है, क्योंकि उसने कपड़े को पहचान लिया था। फिर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी जल्द ही वहां पहुंच जाती है और फिर दीपिका के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जैसे ही पुलिस वाले को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह वहाँ के जो लोग हैं वो मिलकर दीपिका को ढूंढ निकालेंगे और उसके शरीर को ढूंढ करके पुलिस को बताएंगे। उसी तरीके से पुलिस वाले को यह भी उम्मीद नहीं थी कि यह खबर बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगेगा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह खबर फैलना शुरू हो जाता है कि एक शिक्षिका और एक वह पहले लोकेश को ही मिल जाता है। और यह सारी कड़ी जुड़ करके पुलिस वाले ने अब पूरा शक उनके पति यानी कि लोकेश के ऊपर डाल दिया था और हो ना हो यह सारा खेल उसके पति लोकेश का ही रचा हुआ हो सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे हर सवाल का जवाब दो। फिर एक के बाद एक सवालों की बारिश की जाती है और उसी सवाल जवाब में जो वह खुलासा करता है वह सच में काफ़ी हैरान अंगेज था। दोस्तों, खैर लोकेश ने पहले तो पुलिस वाले को यह बताया कि वह 22 वर्ष नीतीश नाम के लड़के ने दीपिका को घटना वाली दिन कॉल किया था। अब सबसे पहले यह समझिए कि नीतीश कौन था। आपको यह समझ नहीं आया होगा अभी तक तो नीतीश वो लड़का था जो कि दीपिका का बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड और नीतीश का दीपिका के घर पर आना जाना लगा ही रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ ही एक इन्फ्लुएंसर भी थी और उसकी फ़ोटो और वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वह कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसी के चलते उसकी पोस्ट को उसकी रील को बहुत सारे लोग लाइक भी करते थे। वह बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करना शुरू कर चुके थे और उन्हें फॉलोअर्स में से एक था नीतीश। अब नीतीश ने बाकी लोगों की तरह सिर्फ उसे अब दोनों की दोस्ती पहले से भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और दोस्ती इतनी बढ़ने लगती है कि नीतीश और दीपिका को दोनों को एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से दोस्ती आगे बढ़ती चली जाती है। दीपिका नीतीश को अपने भाई समान मानती थी और नीतीश भी उसे बहन कहता था, लेकिन यह सच नहीं था क्योंकि नीतीश सिर्फ एक भाई होने का दिखावा कर रहा था। और इसी तरीके से फिर 2 साल बीत गए थे और अब उसकी रील को एडिट करने के बहाने वह हमेशा उसकी हेल्प करने के बहाने उसे कॉल या मैसेज करता रहता था। लगातार उनके घर पर आया जाया करता था और इसी के चलते अब दीपिका के पति को यानी कि लोकेश को इस बात से काफ़ी चिड़चिड़ापन छूने लगा था। नीतीश उसकी पत्नी के कितने करीब आ चुका था और उसे हमेशा कॉल मैसेज करता था। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे। दीपिका ने भी उसके घर जाती थी, नीतीश भी उसके घर पर आता था। यह सब देख कर लोकेश काफ़ी परेशान होने लगा था। अब और साथ में ही गांव के जो लोग थे वह लोकेश की तरफ देखकर उसकी पत्नी और नीतीश को लेकर के काफ़ी बातें सुनाने लगे थे। और अब इसलिए लोकेश ने अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद
से तुम नीतीश से ना कभी मिलोगी, ना ही उसे फ़ोन या मैसेज से बात करोगी। इन सब बातों को लेकर पति पत्नी में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। लवकेश दीपिका को वार्निंग देता है कि ना तुम उसके घर जाओगी और ना वह हमारे घर मिलने के लिए आया करेगा। हालांकि दीपिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और उसने नीतीश से कहा था कि अब हमारी दोस्ती यहीं पर ख़त्म होती है, तो ना मैं तुम्हें मैसेज करूंगी और ना तुम मुझे मैसेज या कॉल करना, ना ही मेरे घर पर आना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि नीतीश सिर्फ भाई होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर कुछ और ख्याली पुलाव पका रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस वाले को थोड़ा सा यह संदेह होता है कि हो सकता है कि नीतीश का भी उसमें हाथ हो सकता है, और इसी संदेश के चक्कर में पुलिस वाले ने अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पता यह चलता है कि नीतीश ना तो घर में मौजूद है, ना ही कहीं गांव में मौजूद है। और उसके बाद जब उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उसका नंबर भी बंद आ रहा होता है। अब इन बातों से पुलिस वाले को उनके ऊपर और भी ज़्यादा गहरा शक होने लगता है, इसलिए उन्होंने यह उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक करना जारी कर दिया था। और एक बार जब उनका नंबर ऑन हुआ तो उनका नंबर ट्रैक हो जाता है और पता चल जाता है कि वह तो विजयनगर में है। तुरंत वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे खोज करके गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ के दौरान जब पुलिस कहती है कि तुम ही ने दीपिका के साथ यह सब कुछ किया है, तो जो सच है पुलिस वाले को नीतीश ने बताया, उसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नीतीश ने पहले तो पुलिस वाले को यह बताना शुरू किया कि जब हम दोनों के बीच बातचीत होना बंद हो गई थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा था। पहले तो मुझे यह लगा कि शायद दीपिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया और इसलिए मैंने कॉल भी ट्राई नहीं किया, लेकिन जब मैंने कॉल लगाई तो उसका मोबाइल बज रहा था और फिर मुझे लगा कि शायद उसके मन में भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, तो इसलिए अभी तक उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया और मैं उसे बुलवाने की कोशिश में लग गया था कि फिर ठीक मैंने उसे कॉल किया और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था और मैंने उसे कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मुझे जन्मदिन के लिए बधाई नहीं दोगी। हालांकि दीपिका ने उसके जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन नीतीश ने दीपिका की बधाई को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे मिल कर के बधाई देनी होगी। अब नीतीश दीपिका से मिलने के लिए ज़िद करने लगा। हालांकि दीपिका ने उसे मना भी किया कि वह उससे नहीं मिलना चाहती है और उसके फ़ोन को काट के स्कूल के अंदर चली गई, जिसके बाद मोबाइल पर लगातार नीतीश उसे कॉल कर रहा था, जिससे वह परेशान होकर के दीपिका और नीतीश से मिलने के लिए स्कूटी से निकल जाती है। समय दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास का ही था। दीपिका उसे बताए हुए स्थान पर अब चली जाती है और वहाँ दोनों तलहटी में बातें करने लगे। अब दीपिका को नीतीश फोर्स करने लगा था कि वह पहले की तरह ही उससे बात करे, फ्रेंडशिप बनाए रखे। और दीपिका जैसे ही नीतीश के बारे में जान चुकी थी कि उसके मन में भाई वाला प्रेम नहीं बल्कि कुछ और खिचड़ी पक रही है, उसके मन को पड़ चुकी थी और इसलिए उसने मना कर दिया था। और किन्हीं बातों में अब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में नीतीश उसे पीटना भी शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पर जो पर्यटक मौजूद था वे सब उससे देखना शुरू कर लेते हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने दूर से ही उनका वीडियो भी बना लिया था। ये देख कर के नीतीश सतर्क हो गया और रोते हुए दीपिका को सबसे पहले पुचकाना शुरू कर देता है और उससे समझाने लगता है और समझाना बुझाना करके अब बातों ही बातों में दूसरी जगह लेकर चला जाता है और वहाँ उसे फिर से वही बात करने लगता है, उसे फोर्स करने लगता है कि पहले की तरह ही उससे बातचीत करें। लेकिन एक बार फिर से दीपिका ने वही कहा कि अब मेरा पति और मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और ना ही कर सकती हूँ, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। अब इतना बोलने के बाद दीपिका पीछे मुड़ कर के आगे की ओर चलना शुरू कर देती है और तभी अचानक से पीछे से नीतीश ने सबसे पहले तो उसका
शॉल खींच लिया और उसका उसी शॉल से गला घोटना शुरू कर देता है। बेचारी दीपिका वहीं पर गिर जाती है। थोड़ी बहुत उसे चोट भी लग जाती है। अब उसने जल्दी से सबसे पहले पत्थर उठाना, यानी कि नीतीश ने एक बड़ा पत्थर उठाया और दीपिका के चेहरे पर दे मारा। अब यह सब करने के बाद भी दीपिका का मन नहीं भरा था, तो नीतीश का मन नहीं भरा था, तो उसने शॉल से पहले तो उसका ढक दिया और फिर उससे गला दबाना शुरू कर देता है और गला घोट करके उसकी जान ले लेता है। फिर उसको जल्दी से वहीं पर 2 फीट के करीबन में गड्ढा खोदता है और दीपिका के शरीर को वहीं पर दफना देता है। इसके बाद नीतीश अपना स्मार्टफोन बाहर निकालता है और अपने पिता को एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता है। उस मैसेज में कुछ ऐसा उसने बोला था कि पिताजी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सके तो मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ लीजिएगा और उसकी शादी करवा दीजिएगा। मैं शायद अब कभी घर वापस नहीं लौट कर आऊँगा। इतना मैसेज वह ड्रॉप करके पहले अपने मोबाइल को बंद कर देता है और दीपिका के मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और यह सारी बातें खुद नीतीश ने पुलिस वाले को बताई थी। नीतीश के गिरफ्तार होने के बाद क्या होगा आपसे भी आप जानते हैं। लंबी कार्रवाई चलेगी, फिर जाके सज़ा होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस घटना को करीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं और मुझे अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ या वीडियो या फिर आर्टिकल नहीं मिला है जहाँ पर वह मेंशन किया गया हो कि इसके बंद सज़ा हो गई हो या फिर कोई बात आगे बढ़ी हो। आप किसी को भी इस बारे में कुछ पता चले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट के माध्यम से कृपया इसके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा इस कहानी के बारे में कि आपका क्या राय है और आपकी क्या सोचें हैं। तो दोस्तों, करने से पहले सोचना चाहिए या नहीं? क्या किसी की कुछ बातें अगर आपके पसंद मिलता है तो यह आप किसी दोस्ती को तुरंत ही तोड़ देना चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आजकल का सोशल मीडिया पे आना भी बहुत बड़ा सज़ा है, तो प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी की तरफ। बाय बाय।